आज हमें करना है कोल रिजर्व्स इन इंडिया एंड कोल माइंस। तो कोल क्या होता है? कोल इज कैसे बनता है कोल? कोल को बनने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत सालों साल, मतलब इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। यस बिकॉज सर, कोयले कोयले को बोलते हैं सर इंग्लिश हाँ में। हाँ, कोल जो बनता है वो जानवरों और पेड़ पौधों जो कई साल पहले दब गए थे, और ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन से कोल का फॉर्मेशन होता है। कोल जलता है, इसको कम्बसेबल बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसके अंदर कार्बन होते हैं और कार्बन के अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। कोल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। इस कोल के अंदर कार्बन के साथ साथ कुछ वोलेटाइल मटेरियल भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, पानी भी होता है, एंड ऐश भी होता है, और कुछ कुछ केसेस में तो सल्फर भी होता है। सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है मोस्टली कोल का, वो कहाँ पर होता है, कोई बता सकता है? सर तापीय विद्युत में सर, हाँ, थर्मल पावर प्लांट में। यस, पावर प्लांट के अंदर होता है, और एंड ऑल्सो इन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब जब यस। हम आयरन मतलब ओर्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वहाँ पे भी कोल का यूज़ होता है। बहुत सारी वैरायटीज़ के कोल होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि कौन सी तरीके का प्लांट मटेरियल दबा है, या कितने टाइम तक उसका क्वालिफिकेशन हुआ है, या उसके अंदर, तो अगर काइंड्स ऑफ प्लांट के हिसाब से होगा तो फिर वो हमारा वो कैटेगरी कहलाएगी कोल की टाइप। और कितने टाइम तक वो दबा रहा है, प्रोसेस हुआ है, उसको बोलेंगे कोल रैंक। फिर उसमें और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ के बेसिस पे वो कहलाएगा कोल ग्रेड। मतलब उस कोल की ग्रेडिंग कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ सर ये इम्प्योरिटीज। तीनों नाम को एक बार रिपीट कर देंगे एक एक बार। काइंड्स ऑफ प्लांट, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के दबने से कोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये फिर अगर प्लांट मटेरियल का बेसिस होगा तो वो कोल का अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, वो पढ़ेंगे आगे। फिर दूसरा था कोल डिग्री ऑफ कोलिफिकेशन। तो ये होता है कि कोल रैंक बनती है इससे, कि कौन सी कितने टाइम तक कौन क्वालिफिकेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से रैंकिंग होती है। तीसरा हमारा होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज़, कितना परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, ऑन दैट बेसिस उसको हम ग्रेडिंग कहलाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में, तो जनरली दो कैटेगरीज होती है। एक होता है गोंडवाना कोल फील्ड्स, जो कि 250 साल, 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और एक होता है टर्शरी गोल्ड फील्ड्स, कोल फील्ड्स, जो कि अभी नया होता है, 15 से 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड होता है। तो जो गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स होते हैं, वो हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 98% तक कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स के। ये बहुत पुराने टाइप का है, और इसी का प्रोडक्शन भी होता है। मैक्सिमम 99% गोंडवाना कोल्ड फील्ड से प्रोडक्शन होता है। जो गोंडवाना कोल होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, और इसके साथ साथ सल्फर और फास्फोरस भी नहीं होते। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इम्प्योरिटीज़ कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, तो जब ये जलते हैं तो धुआं कम निकलता है इनमें से। तो जितना कम धुआं निकलेगा उतना ही कार्बन की क्वालिटी अच्छी होएगी। तो बट इसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है गोंडवाना कोल में, वो कार्बोनिफेरस के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। और जो गोंडवाना कोल फील्ड्स होते हैं, इन्हीं को हम जनरली मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर अच्छा, और एक चीज़ होता है इसमें, टर्शरी कोल फील्ड्स भी बोला जाता है। टर्शरी कोल फील्ड्स क्या होते हैं? एक तो हमने पढ़ा गोंडवाना कोल फील्ड्स, और एक हमने पढ़ा टर्शरी कोल फील्ड्स। तो टर्शरी कोल फील्ड्स, इनके अंदर कार्बन का कंटेंट कम होता है। जैसे गोंडवाना में पानी, सल्फर और फास्फोरस कम पाया जाता था। इनके अंदर क्या होता है कि कार्बन कंटेंट तो कम होता है, लेकिन मॉइस्चर और सल्फर ज़्यादा होते हैं। और ये जनरली पाया जाता है हमारे पेनिनसुलर रीजन्स में। पेनिनसुलर रीजन्स में हो गया आपका क्या? सर सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया हो गया। इसके अलावा सॉरी, इट इज़ कन्फाइंड टू एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रीजन।
एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन मतलब पेनिनसुलर रीजन्स के अलावा, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, J&K, हिमालयन फुटहिल्स, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ये जो ऊपर वाले एरिया हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले और इंक्लूडिंग J&K, तो इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स, मतलब पेनिनसुलर रीजन में नहीं होता उसके अलावा। तो ये टर्शरी कोल फील्ड्स पाए जाते हैं ऊपर वाले रीजन में। और जो गोंडवाना कोल फील्ड्स होते हैं उनके बेसिकली 3 लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट। दामोदर वाला रीजन झारखंड वेस्ट बंगाल का, महानदी वाला छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और सोन रिवर वाला MP और झारखंड, है ना। तो मोस्टली ये गोंडवाना वाले हमारे सेंट्रल इंडिया और थोड़ा बहुत इनका महाराष्ट्र साइड सदर्न में चले जाओ, सदर्न साइड में चले जाओ तो वो वाला रीजन भी आ जाता है। जबकि जो टर्शरी कोल्ड फील्ड्स होते हैं ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और इसके अलावा J&K वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, देन कोल बनता कैसे, आपको पता है कि कोल कैसे बनता है। जब डेड प्लांट मैटर डीके हो जाता है तो वो सबसे पहले पीट का फॉर्मेशन करता है। पीट आपने सुना होगा, PEAT, पीट। ठीक है, पीट बनता है पहले। उसके बाद ये पीट के अंदर, ये पीट कहाँ पर है, अर्थ में ही है। तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट की कंडीशन की वजह से ये कोल का फॉर्मेशन बनता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोल का फॉर्मेशन जनरली 300 साल पहले हुआ है, जब अर्थ में एक तरह से आप बोल सकते हो मार्शी और स्वैम्पी फॉरेस्ट होते थे। तो ड्यू टू सम रीज़न ये कैलामिटीज़ की वजह से या लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक्स की वजह से ये दब गए नीचे, और सालों साल तक उसी अर्थ की कंडीशंस में, हीट एंड प्रेशर की कंडीशन में कोल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम कोल को क्लासिफिकेशन करते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। सर हम्म। सर पीट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, मतलब पीट ये क्या है मतलब? हाँ, पीट जो होता है इनिशियली डायरेक्टली कोल नहीं बनता है। पहले जब ये डीके होना स्टार्ट होते हैं तो पीट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो कोल से पहले की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पीट। यानी सर कोयला बनने की जो पहली अवस्था होती है ये इसको पीट कहते हैं सर? हाँ, मतलब आप बोल सकते हो, प्रारंभिक अवस्था उसको कह सकते हैं। देखो पेड़ पौधे जब, हाँ मैं बताता हूँ, पेड़ पौधे सबसे पहले गिरेंगे तो मतलब दबेंगे तो क्या होगा, वो डीके होना स्टार्ट होंगे, है ना, गलेंगे सड़ेंगे। तो जब इनका पार्शियली डीके हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पीट फॉर्मेशन। पीट लैंड्स होते हैं, बॉक्स होते हैं, आपने सुने होंगे। तो पीट अगर आप देखोगे जैसे खाद टाइप से होते हैं एकदम से, आधी चीज डीके हुई है और आधी नहीं हुई, पार्शियली डीके रहता है, स्पॉन्जी टाइप से होते हैं ये, है ना। इसको हम कोई एग्जांपल से मैं सर आधा आधा सड़ा हुआ बोल सकते हैं सर इस तरह? हाँ, मतलब इसके बहुत सारे पीट लैंड्स भी होते हैं, बॉक्स होते हैं, जहाँ पे ना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है मार्शी एरियाज़ में। एक्चुअली ये बिकते हैं, इनको एज अ खाद के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत फर्टाइल होते हैं ये, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और कंपोस्ट जो बोलते हैं वो कंपोस्ट तो आप नहीं, कंपोस्ट अलग होता है। अलग हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। कंपोस्ट कैसे बनता है। सर यही जो मतलब कि पेड़ पौधा हो गया और मतलब जितना भी पेड़ पौधा का जो पत्तियां वगैरह हो गई है ना, हाँ ये सबको मतलब पदार्थ को सर एक गड्ढे में मतलब दिया जाता है हाँ, तो देखो और उसके जनरली, बाद केंचुए के माध्यम से सर वो बनाया जाता है। हाँ हाँ। जनरली जो पीट होता है ना, पीट पीट एक्चुअली मॉस मॉस बनता है। मॉस एक तरह का प्लांट होता है, फर्न बोलते हैं जिसको। तो पीट मॉस जो होता है ये एक नेचुरली तरीके से बनता है। जबकि जो हम कंपोस्ट बनाते हैं ना, ये जो हमारे सड़ी गली चीज़ें जो हम खाने में यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं, है ना, तो उनसे बनता है कंपोस्ट। तो दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ओके सर। पहले पीट का फॉर्मेशन होता है और फिर बाद में कोल बनता है। किसी और ने कुछ सवाल पूछा था। चलो, तो कोल का जो आपसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन। तो इसमें एंथ्रासाइट एक होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है ना। तो ये 1 2 3 4
चार चार तरह के मोस्टली कोल होते हैं। तो इसमें हम कार्बन कंटेंट कितना परसेंटेज कार्बन होता है उसके हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट सर। हाँ, एंथ्रासाइट कंटेन्स 80 to 95% कार्बन, और इसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और पानी भी कम होता है, इसी की वजह से धुआं कम निकलता है इससे। और अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बहुत हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एकदम काला होता है ना, और थोड़ा सा शाइनी भी होता है। सर कितना परसेंट कार्बन बताए आप? 80 to 95%। और ये इंडिया के जे के रीजन में पाया जाता है। जे के रीजन में एक जगह है कालाकोट, है ना, लेकिन वहाँ पाया जाता है लेकिन बहुत कम क्वालिटी में, इसीलिए ना हमें हमारे इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट इतना ज़्यादा नहीं होता, दैट इज़ वाई हम इंपोर्ट करते हैं अच्छे कोयले का। सर ये जगह कहाँ पे है? जे के। सर इसमें कार्बन आपने 80 to 90 बताया, 95? 95। अच्छा अच्छा। 80 to 95% एंथ्रासाइट में बहुत कम पानी होता है, वोलेटाइल मटेरियल भी कम होता है, बहुत हार्ड होता है, जेट ब्लैक होता है, और थोड़ा बहुत लेश्चर भी होता है, और हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू होती है, इसीलिए बहुत महंगा होता है तीनों वेराइटीज़ में से। और सर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है सर बेसिकली सर? क्या चीज़? इसका यूज कहाँ पे करते हैं सर? जैसे कोयले का तो बताया ना, ये हम थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं, मेटलर्जी में करते हैं, और जहाँ जहाँ गैस की सुविधा नहीं है वहाँ पे इसको जलाने के पर्पज से भी यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयल। अच्छा, ये जे में पाया जाता है, कालाकोट रीजन में। नेक्स्ट है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो सबसे ज़्यादा, इसकी स्पेलिंग क्या होगी बिटुमिनस की? हाँ, BITUMINOUS। बिटुमिनस कोल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोल है। इसके अंदर कार्बन का कंटेंट 60 to 80% होता है, लेकिन मॉइस्चर होता है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि पर ग्राम कोई फ्यूल को हम जलाते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा खासा होता है क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ठीक ठाक होता है। एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में तो कम ही होता है, बट नॉर्मली 60 to 80% इज गुड अमाउंट। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कार्बन इज that it has a moisture content, high moisture content, so due to that स्मोकी फ्यूम्स निकलते हैं, उसकी वजह से अगर यूज़ करते हैं तो आँखों में प्रॉब्लम होती है, इनहेल करते हैं तो फिर लंग्स में भी इफेक्ट होता है। तो बट इंडिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। एंड इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बिटुमिनस ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तीसरा है लिग्नाइट। सबसे ज़्यादा तो नहीं है ऐसा कुछ, ये बट ये यहाँ पे इन सारी जगह में पाया जाता है। थर्ड है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है वो बहुत लो ग्रेड कोल होता है, इसमें 40 to 55% कार्बन होता है। एंड इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं बिकॉज एकदम ब्लैक नहीं होता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा काला होगा, सो कार्बन से ब्लैक कलर आता है। नाउ ये एक्चुअली डार्क से ब्राउनिश में पाया जाता है, इंटरमीडिएट, क्योंकि अमाउंट ऑफ कार्बन कम होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है 35%, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है इसमें। और ये पाया जाता है पालना रीजन में, जो कि पालना राजस्थान में है। फिर एक तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, नेवेली में पाया जाता है। फिर लखीमपुर है असम में, वहाँ मिलता है। फिर जे में एक करेवा जगह है वहाँ पर। ठीक है। तो अब स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन अगर आपसे पहले पूछेंगे तो इनका सीक्वेंस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था पीट बनता है। पीट क्या होगा, जब वेजिटेटिव मटेरियल जैसे कि प्लांट और एनिमल्स जब सड़ते हैं तो अनडिकेड या आधा डिके हुआ को हम पीट बोलते हैं। तो सबसे पहले पीट बनता है। बहुत सिंपल है, जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन धीरे धीरे बढ़ेगा ना उसी सीक्वेंस में हम जाएंगे। तो पीट के बाद होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट में और ज़्यादा डीके होने लगता है।
थर्ड स्टेज हो जाएगा बिटुमिनस, एंड फोर्थ लास्ट स्टेज में एंथ्रासाइट बनता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं कार्बन के बनने की प्रोसेस। सर लिग्नाइट कोल के अलावा मींस ये तीन ही टाइप्स होते हैं कोल के या कुछ और भी होते हैं सर? और भी होते हैं बट मोस्टली हमें ये 3 ही टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और भी आपने पढ़े होंगे बट ये 3 ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोड्यूस और फॉर्म्ड कोल की फॉर्मेशन है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से एक और होता है बट आपको ये 3 ही याद रखने हैं। यस सर, उसमें भी लास्ट में नाइट आता है वो। हाँ मेरे ख्याल से और एक होता है बट आप 3 ही याद रखो। तो झारखंड में अगर बात करें, झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है, किसी को पता है? और वो बेस्ट मेटलर्जिकल कोल कौन सा? हेलो सर। हाँ सर धनबाद झरिया। झरिया, वेरी गुड। और धनबाद भी है सर? हाँ धनबाद के अंदर ही आता है झरिया। एक्चुअली सर मेरा घर यहीं पे है तो इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। हाँ दूसरा है बोकारो कोल्ड फील्ड, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा यस यस तो ये 2 हो गए झारखंड में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, बता सकते हैं, ये भी फेमस है। तो आपको ना ये क्वेश्चन में, अब हम पढ़ तो रहे हैं बट आएगा कैसे क्वेश्चन? एक तरफ कोल फील्ड मतलब कोई भी नाम दे दिया, जैसे कोरबा कोल फील्ड, दूसरी तरफ इसकी लोकेशन दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कोरबा कोरबा फील्ड किसके लिए फेमस है ना? तो तब उस जगह पे उस टाइम पे आपको क्लिक करना चाहिए। तो कोरबा कोल फील्ड बेसिकली छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। तो कोरबा इज वेरी, करने में आता है क्वेश्चंस। कोरबा इज इम्पोर्टेंट। फिर एक हमने झारखंड में पढ़ा, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के अलावा फिर उड़ीसा में कौन सी जगह है? तलचर, तलचर बहुत फेमस है। तलचर एक टाउन है, तो वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो कई बार पूछा है तलचर, तो इसमें दूसरा होगा आपका जो मैच, वो होगा कोल फील्ड। तो बहुत सारी जगह है बट हम इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर रहे हैं। उड़ीसा में ऐसा नहीं है सिर्फ तलचर में ही होता है, और भी जगह होता है बट आपको तलचर मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर एमपी में है, एमपी में कोई बताए? सिंगरौली करके एक जगह है, सिंगरौली कोल्ड फील्ड है ना। तो सिंगरौली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेंच और काना, पेंच काना तावा, ये 3 बेसिकली एरिया है जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड है। फिर है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में एक जगह है कोट गोदाम और सिंगरेनी, है ना। कोट गोदाम एक्चुअली बहुत फेमस है। पहले ट्रेन चलती थी तो उस ट्रेन में ना कोट गोदाम ये आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसा सुना है कि इस ट्रेन में पूरा कोयला जाता था, और इस ट्रेन में अगर कुछ आदमी, अगर आप पहन के वाइट शर्ट पहन के चले जाओ ना, तो पूरे का पूरा, क्योंकि वो धुआं निकलता था उससे, ब्लैक कार्बन निकलता रहता था, और पूरा आपका कपड़े काले कर देता था। कोट गोदाम एक्चुअली रेलवे स्टेशन भी है। तो आंध्र प्रदेश में फेमस जगह है सिंगरेनी और कोट गोदाम। फिर महाराष्ट्र में, पता है किसी को? महाराष्ट्र में एक है कामटे कोल्ड फील्ड, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है वर्धा, वर्धा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक है WUN वुन फील्ड। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाओ, वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है रानीगंज। एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है, वेस्ट बंगाल के अंदर लार्जेस्ट है ये रानीगंज। ठीक है, ओके। उसके बाद ठीक है, तो ये कुछ थे आपके कोल और कोल्ड फील्ड्स। उसके अलावा फिर इन्होंने अलग से भी दे रखा है कि सर ये रानीगंज वाला एग्जाम में भी आया था सर क्वेश्चन। हाँ रानीगंज इम्पोर्टेंट है बहुत। हाँ कोलफील्ड वाला। अच्छा, फिर कुछ आपको कुकिंग कोल वर्सेस नॉन कुकिंग कोल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ।
कुकिंग कोल जो होता है उसमें डेफिनेटली अगर हम कुकिंग के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए, सल्फर कम होना चाहिए। सल्फर इज़ एक्चुअली कुकिंग और मेटलर्जिकल दोनों प्रोसेस के लिए सेम चीज़ होती है। मेटलर्जी में हम क्या, जब भी कोई प्रोसेस करते हैं, किसी और की एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो अगर उसमें सल्फर निकलता है ना, तो सल्फर एक्चुअली, अब मैं आपको स्ट्रेट ही बता देता हूँ कि ये जो कोल होता है, कार्बन जो होता है, इसको हम आयरन की रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो अगर आयरन के साथ सल्फर निकलेगा ना, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, आयरन के साथ रिएक्शन हो जाती है इसकी। तो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको, आयरन की जब मेटलर्जी होती है तो हम ग्रेडिंग बना देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के। तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है इस प्रोसेस के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन को डाला जाता है, कोल मतलब ग्रेफाइट। तो वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इस कोक में या कार्बन में सल्फर होगा तो वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो हम एक्चुअली आयरन से इम्प्योरिटीज हटाना चाह रहे हैं, ये उल्टा आयरन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो सल्फर इज नॉट गुड फॉर आइदर कुकिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद ठीक है, और जो थर्मल कोल होते हैं या नॉन कुकिंग कोल होते हैं, उसके अंदर हमें सल्फर हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो थर्मल वाले होते हैं वो मोस्टली पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मेजर प्रोड्यूसर्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया भी कुकिंग कोल को इंपोर्ट करता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कुकिंग कोल उतना अच्छा होता नहीं है। अगर रिजर्व वाइज पूछेंगे कि कोल सबसे ज़्यादा इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है, तो किस में मिलेगा? बताओ 1 2 3। सर झारखंड। वेरी गुड। सेकंड नंबर पे? सर उड़ीसा। दो आंसर आए मेरे पास। छत्तीसगढ़ किसने बोला? सर मैंने बोला सर। हाँ देखो, उड़ीसा सेकंड नंबर पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट जो है झारखंड में मिलता है 26%, अराउंड 26-27%। उड़ीसा में 25%, छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्सीमेटली 18%। ठीक है, तो कोल रिजर्व्स के सर बाद। मैं एक क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ। सर एक्चुअली मैं स्टेट्स को इमेजिन कर रहा था, तो मैं सर एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। झारखंड जो है वो उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना सर? झारखंड पड़ता है आपको? झारखंड कहाँ से कटा है, बिहार से? ये सर बिहार की लोकेशन मुझे नहीं पता सर। अच्छा देखो, सर बिहार से। बिहार से कटा है ना। देखो, जो हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर है वो यूपी बिहार का बॉर्डर है ना। और नेपाल पड़ता है यूपी हमारा, बिहार नेपाल पड़ता है हमारा नॉर्थ की साइड। नॉर्थ में। यस सर। नॉर्थ और नॉर्थ, आप नॉर्थ ईस्ट टाइप सा बोल सकते हो। एग्जैक्टली एकदम नॉर्थ में नहीं है, बट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नेपाल। तो उसके जस्ट नीचे यूपी आता है बॉर्डर एरिया, और बिहार आता है। और बिहार से जस्ट नीचे आ जाता है आपका झारखंड, जो अलग हुआ है उससे। सर बिहार यूपी के साइड में है या नीचे की ओर है? अच्छा देखो, यूपी आ जाता है आपका टूवर्ड्स नॉर्थ, और बिहार आता है टूवर्ड्स ईस्ट, और ये दोनों बॉर्डर बनाते हैं। सर अगर हम लोग झारखंड ये इंडिया के मैप में देखेंगे तो झारखंड का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट पे ही है तो सर। इंडिया के मैप में ही देखोगे ना, और कहाँ देखोगे? यस 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 सर। हाँ, तो बिहार सर जो देन है। झारखंड से हम। हाँ, यस सर। बोलो बोलो। झारखंड से लेफ्ट की साइड नीचे आएंगे तो वन बाय वन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड देन लेफ्ट जाएंगे तो एमपी आएगा, राइट सर? यस यस, झारखंड से जस्ट नीचे उड़ीसा है, और उसी से अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल है सर। और उसके जस्ट नीचे यस सदर्न सर। में उड़ीसा है, और उससे थोड़ा सा इस तरफ राइट में छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट में मध्य ऊपर। प्रदेश है, फिर यस गुजरात है। सर। इफ़ यू गो टूवर्ड्स वेस्ट यस तो सर। वो वेस्ट वाइज लोकेशन है। ठीक है। ओके थैंक यू सर। चैतन्य सर, एक मिनट, हाँ सॉरी। चैतन्य, आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हो, मतलब पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ा हूँ, एक ही साल पढ़ा नहीं हूँ बस। मतलब अगर पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ आप एक बार पूछना कि एक मैप होता है, उसमें ब्रेल लिपि से मतलब जो बॉर्डर जितनी भी है ना, उसको है ना अलग एक होता है पदार्थ, उससे बनाया रहता है, और उसके अंदर ब्रेल लिपि से है ना नाम लिखे होते हैं कौन से स्टेट्स। अच्छा, हमारे स्कूल में तो ऐसा था।
ब्रेल लिपि से मुझे याद आया ना, अभी शायद से आपको एक फॉर्म फ्लोट होएगा, हाउ टू लर्न ऑनलाइन ब्रेल, है ना। तो अगर किसी को सीखना हो तो आई थिंक अनु मैम ये आज या कल में लॉन्च करेंगी, तो आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर जिसको और सीखना हो, या मुझे नहीं पता उसमें क्या सिखाएंगी मैम, तो एक बार किसी को पर्सनली कुछ पूछना हो तो मैम को वॉइस कॉल करके पूछ सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने किया हो, बट जिसने नहीं करा हो, या हो सकता है उसमें मैपिंग भी होए, तो आप लोग एक बार पूछ लेना, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है उसको फिर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। ओके आई सर। थिंक मेरे को मैम यस बोल रही सर। थी एक बार कि आप लोग को मैप के लिए कुछ आता है, मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली में, बट उन्होंने एक बार मेरे से डिस्कस किया था कि मेरे मन में ऐसे ही डाउट हुआ था कि हाँ, तो कोल का इतना ही है। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल गैस रिजर्व्स इन इंडिया। तो नेचुरल गैस रिजर्व्स का हम होती क्या है नेचुरल गैस, मतलब कैसे कहाँ पाई जाती है? सर ये भी तो मतलब अंडरग्राउंड ही मिलेगी। यस, कैसे? और नेचुरल रूप से जो मतलब बनता हो, हाँ यही नहीं, सब मतलब मतलब जो। आप लोग एक एक नेचुरल गैस होती है, एक शेल गैस होती है, दोनों में डिफरेंस पता है आप लोग को? सर अच्छे से तो पता नहीं है। हम्म। अच्छा, कोई नहीं। तो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो नेचुरल गैस जो होती है, अब जैसे आप लोग को पेट्रोलियम पता होगा, पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो जहाँ जहाँ पेट्रोल मिलता है ना, उसी के ऊपर ये गैसेस होती हैं। पेट्रोल नीचे मिलता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, उसको हम ड्रिल करके निकालते हैं। तो जब ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले गैस, क्योंकि गैस हल्की होती है, तो लिक्विड के ऊपर ये गैस पाई जाती है, तो सबसे पहले ये नेचुरल गैस ही निकलती है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी ड्रिलिंग होती है और वहाँ पे कोई भी हल्का सा फायर या कुछ ऐसा उसका प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये गैस सबसे पहले निकलती है। तो नेचुरल गैस कुछ नहीं होती, ये फॉसिल गैस ही है। इसको, क्योंकि फॉसिल के ऊपर ही पाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है, और इसमें प्राइमरीली जो होता है वो मीथेन होता है, और मीथेन बहुत जल्दी आग पकड़ती है। बट इसके अंदर मीथेन के अलावा कुछ कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, हायर एल्केन्स हो सकते हैं, कभी कभी CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ठीक है, और ये वहीं पाई जाती है जहाँ पेट्रोलियम होता है। ओके, देन इसके अलावा हम्म, हाँ, इस ये जो नेचुरल गैस होती है इसका कोई स्मेल नहीं होता और कलर नहीं होता, सो इट इज़ ओडरलेस एंड कलरलेस। इंडिया में जो सर सीएनजी इसी का कोई कंप्रेस्ड फॉर्म होता है? सीएनजी जो और सीएनजी होता है। सीएनजी के बारे में डिस्कस करेंगे भी, दैट इज़ कंप्रेस नेचुरल गैस। हाँ, इसको कंप्रेस करके बनाते हैं। फिर एक एक होता है और एक होता है ना LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस सर। दोनों में डिफरेंस पता है सीएनजी और LPG में? सर ये जो रसोई सर में यूज एलपीजी करते शायद हैं ब्यूटेन कंटेन करती है। ब्यूटेन और क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपेन और ब्यूटेन, यस। दोनों हाँ, का सम्मिलित रूप। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे मैंने बताया, जैसे आप लोगों ने बोला कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, तो नेचुरल गैस में मीथेन होता है, तो सीएनजी में बेसिकली मीथेन होता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। यस सर। ओके, देन क्या बोल रहा था मैं, हाँ, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जो जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, कमर्शियल प्रोडक्शन, वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, अराउंड 1961, और या 60s के अंदर, जब ये बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात और असम में इनकी गैस रिफाइनरीज लगाई गई थी। तो गेल करके एक कंपनी थी, GAIL, गेल। नेचुरल गैस कैसे बनती है वो आपको पता ही है। जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं और ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ के नीचे दबे रहते हैं, तो उसी प्रोसेस में जब उनका डिग्रेडेशन होता है तो पहले गैस निकलती है, फिर वो पेट्रोल के लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये दोनों एक साथ पाई जाती है। तो जब भी हम इनकी ड्रिलिंग करती हैं तो सबसे पहले गैस निकल के बाहर आती है। तो चेक कैसे करते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल होगा कि नहीं, इसी तरीके से चेक करते हैं।
वो पाइप डालते हैं, ड्रिल करते हैं और ऊपर आग आग मतलब देखने के लिए कि गैस निकल रही है तो आग लगाते हैं। तो अगर वो आग जल जाती है, मतलब गैस बाहर निकल रही है, दैट इज़ इनफ्लेमेबल, मीथेन आग पकड़ लेती है। तो अगर आग मिल जाती है, आग पकड़ लेती है, गैस निकलती हुई, तो फिर पता चलता है यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है। वरना हम इतनी नीचे जाके देखेंगे कैसे, है ना? ड्रिल करने से कैसे पता चलेगा? इसी तरीके से पता चलता है, बिकॉज पहले गैस कम्स आउट एंड इट कैचेस फायर। तो फिर वहाँ उसी से पता चलता है हमें कि नीचे यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। तो नेचुरल गैस का यूज़ मोस्टली आपको पता ही है, जो भी चीज़ें हम, क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है वो कम वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है ना? क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो नेचुरल गैस होता है दैट इज़ लेस पोल्यूटिंग। तो इसको हम घरों में यूज़ करते हैं। इसीलिए सीएनजी का इंट्रोडक्शन भी इसीलिए किया गया था, बिकॉज पेट्रोलियम सीएनजी से पोल्यूशन कम होता है। तो इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं, स्टोव के अंदर यूज़ करते हैं, हीटर में, ओवंस में, बॉयलर्स में यूज़ करा जाता है। कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी सस्ता भी होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। बट एक प्रॉब्लम है कि जो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, सीएनजी से जो एफिशिएंसी होती है वो उतनी नहीं आती। बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर सीएनजी को हम उतना यूज़ नहीं कर सकते। कारों तक सीमित है ये, अगर आप ट्रक में लगाओगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, ये देख लेते हैं। तो किसी को पता है कहाँ मिलते हैं ये नेचुरल गैस? तो एक तो देखो, गुजरात और असम में मैंने बताया था। तो गुजरात में हो गया हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, है ना? और बॉम्बे हाई हो गया एक। और राजस्थान में एक बाड़मेर करके जगह है, वहाँ पे होता है। फिर केजी बेसिन है, केजी मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इसकी लोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जहाँ पे आपका हाँ बेसिन्स होते हैं, जैसे बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, कृष्णा गोदावरी, यहीं पे इनके ह्यूज रिजर्व्स पाए जाते हैं। अभी अंडमान एंड निकोबार में भी मिले हैं इसके रिजर्व्स। सर जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ नेचुरल गैस मिलेगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। तो मोस्टली दोनों की लोकेशंस तो सेम ही रहेगी ना सर? हाँ हाँ, तो जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहाँ एनजी भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके हम वो देख लेते हैं। वो तो आपको पता है, कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन, जहाँ पे रिलायंस का बहुत ज़्यादा हैंड होल्ड है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिलायंस ने पूरी तरह ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे। फिर आप आ जाओ किस तरफ, महाराष्ट्र की तरफ नहीं, कावेरी ऑफशोर में मिलता है, खंबात बेसिन में मिलता है। ठीक है, और बॉम्बे हाई तो बता ही दिया था। तो ये कुछ रीजन्स हैं इसके। इसके अलावा आपको कॉरपोरेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछते आपसे। तो ये हमने देखा नेचुरल गैस रिज़र्व, कोल रिज़र्व। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स को भी आज ख़त्म ही कर लेते हैं, साथ ही हो जाएगा। तो पेट्रोल जो शब्द है, पेट्रोल से पहले जो पेट्रोल मिलता है उसको हम बोलते हैं क्रूड पेट्रोल। तो क्रूड पेट्रोल मतलब कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोल। तो पेट्रोलियम की भी रिफाइनिंग होती है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग टाइप्स का पेट्रोल मिलता है। तो आपको उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ये समझना है कि क्रूड पेट्रोल में होता क्या है। क्रूड पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। इसीलिए क्रूड पेट्रोल का जब सेपरेशन किया जाता है तो इसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक ऐसा मानो आप उल्टी वी शेप ट्यूब होती है और साइड साइड में आउटलेट्स होते हैं। जैसे कि जो भी गैसियस फॉर्म में होगा ना वो उस टेम्परेचर पे निकल जाएगा। तो नीचे का लेवल 80 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और नीचे से हीट करते रहते हैं। तो जो गैस होगी, अगर वो 80 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो 80 पे निकल जाएगी, 100 पे होगा तो 100 पे निकल जाएगी।
तो इस तरह से इनकी रिफाइनिंग की जाती है। तो आपको अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जो क्रूड पेट्रोल होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल का मेन जो काम है वो आपको, हाँ ग्रीस मिलता है ना, ग्रीस? हाँ, ग्रीस भी मिलता है। जो जब सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो जो बचा हुआ काला काला पार्ट रह जाता है उसको हम ग्रीस बोलते हैं, और एक नाम होता है उसका, नहीं वो तो अलग अलग होता है, बेंजीन, ज़ाइलिन, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। कोल तार भी बोलते हैं उसको, है ना। गैसोलीन भी निकलता है सर सबसे पहले, गैसोलीन। केरोसिन भी निकलता है ना सर, केरोसिन आया। हाँ हाँ, सब निकलता है। गैसोलीन इज पेट्रोल, पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं। यस सर। पेट्रोल का मोस्टली यूज़ आपको पता है पावर जनरेशन या फ्यूल के रूप में होता है। इसके अलावा ओरिजिन की बात नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल फील्ड्स इन इंडिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है आसाम में, पता है किसी को? डिगबोई सर। यस, डिगबोई इज इन आसाम, वेरी गुड। और एक है नाहरकटिया, नाहरकटिया फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है आसाम की। बट डिगबोई एंड नाहरकटिया आर टू इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। अरुणाचल प्रदेश में भी है, त्रिपुरा में भी है, बट नॉर्थ ईस्टर्न का ये आसाम वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ऑयल फील्ड। फिर एक हमारा आ जाता है वेस्टर्न इंडिया ऑयल फील्ड। तो वेस्टर्न इंडिया में आ जाएगा गुजरात। तो गुजरात में एक हो गया गल्फ ऑफ खंबात रीजन में। तो इसके अंदर जो एक जगह है अंकलेश्वर, है ना, जो यहाँ से जो ऑयल निकलता है वो जो रिफाइनरी होती है ट्रॉम्बे या फिर कोयाली, वहाँ तक इसका ऑयल उन रिफाइनरीज तक जाता है। तो खंबात ऑयल फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अहमदाबाद में है और एक कलोल फील्ड है, ठीक है। तो गुजरात में आपको गल्फ ऑफ खंबात से ही हो जाएगा काम। राजस्थान के अंदर जैसे मैंने बताया था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है, तो वहाँ पर है। बिहार में बरौनी शोधक हाँ, बरौनी रिफाइनरी भी है, यस हैं, आ रहे हैं अभी बिहार पे भी आ रहे हैं। फिर एक मुंबई हाई है, मुंबई हाई में एक है बसीन करके जगह है, बसीन। और एक आलिया बेट है, आलिया बेट गल्फ ऑफ खंबात में ही आता है, भावनगर में। आलिया बेट आइलैंड इज़ इन गल्फ ऑफ खंबात। तो यहाँ से भी ये वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। एक तो मुंबई हाई हो गया और एक बसीन हो गया, ये दोनों मुंबई हाई में ही है। फिर एक आलिया बेट है जो मैंने बताया गल्फ ऑफ खंबात से 45 किलोमीटर ऑफ शोर में है। फिर ईस्ट कोस्ट में आते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन। इसके अलावा बरौनी वाला भी है, बट बरौनी वाला हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ऑयल फील्ड्स की ना। बरौनी वाले में शायद उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका नाम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम। इसके अलावा सर बेसिकली पेट्रोल को ही पेट्रोलियम कहते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है? देखो, पेट्रोल तो एक स्पेसिफिक, पेट्रोल इज़ नथिंग बट गैसोलीन। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका एक कंपोनेंट पेट्रोल होता है ना। पेट्रोलियम इज, अगर आप पेट्रोलियम बोलते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से वन ऑफ द थिंग इज पेट्रोल। सर पेट्रोलियम को कच्चा तेल बोल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पेट्रोलियम इज कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो आपके, अच्छा, इसके अलावा अभी क्या कर रही है हमारी सरकार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रही है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि कच्चे तेलों के दाम बढ़ जाते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी जगह लोकेट करके वहाँ पे पेट्रोलियम को रिजर्व कर रही है, सो दैट हमें ये भी तो सर सरकार एक योजना बना रही है सर, जो पेट्रोलियम को सस्ता करने के लिए एथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली है। फिर उसमें सर पहले 20% पेट्रोलियम में मिलाया जाएगा, ऐसा करके भी कुछ योजना चल रहा है ना सर? हाँ हाँ, वो सब डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है ना।
प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल आपने पढ़ा होगा ना, 1G 2G 3G। 1G फ्यूल क्या होता है, 2G फ्यूल क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे। वो है पेट्रोलियम की मिक्सिंग करते हैं। देखो पेट्रोलियम में मिक्स क्यों करते हैं, बिकॉज जो पेट्रोल है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो इसका जितना कम कंजम्पशन करेंगे उतना ही ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इसमें मिक्सिंग करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल और पेट्रोलियम को मिक्स करके, मतलब 80-20 के रेशियो में, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेट्रोल दैट इज़ यूज्ड। तो अगर आप इथेनॉल की मिक्सिंग करोगे तो फिर इथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखो इथेनॉल जो है, इथेनॉल को हम बिल्कुल, हाँ शुगर केन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस करते ही हैं, बट पीने के लिए प्रोड्यूस करोगे कि गाड़ी चलाने के लिए? गाड़ी चलाने के लिए। तो अब देखो दोनों चीज़ें हैं ना, कंजप्शन भी ज़्यादा है इसका, तो आप कितना शुगर केन उगाओगे? अगर ज़्यादा शुगर केन उगाओगे तो फिर वीट राइस कहाँ उगाओगे? तो लैंड तो लिमिटेड है ना, उसी लैंड पे हमें खाना भी उगाना है और गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल भी चाहिए। तो फिर ऐसा बोला गया कि जेट्रोपा से बनाओ। जेट्रोपा भी एक प्लांट होता है जिससे हम इसका इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट अगेन जेट्रोपा इज़ नॉट अ फूड क्रॉप। तो अगर आप पूरे लैंड पे जेट्रोपा उगाओगे तो फूड कहाँ उगाओगे? तो प्रॉब्लम्स तो है, बिकॉज लैंड कम है और उस पर आप नॉन फूड वाले क्रॉप्स उगाओगे तो फिर खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेस्ट इशू तो यही है कि पेट्रोलियम को निकाल ही दो, किसी तरीके से हम इसका यूज़ ही ना करें, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाए, या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम गाड़ियों को बना सकें या फिर एनर्जी को यूज़ कर पाएँ। तो कर रहे हैं इसके काम, बट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपको 3 जगह जो हैं वो देखना है कि कहाँ कहाँ हैं। तो फेज़ इसका 2-3 फेसेस के अंदर बात करने की स्टार्ट हुई थी। तो जो फर्स्ट फेज़ में बनाया गया था वो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और एक पदूर करके जगह है, यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन खुल चुकी है। इसके अलावा फेज़ 2 के अंदर उड़ीसा और कर्नाटका में बनाने की बात करी गई है। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदूर। सर पेट्रोलियम रिजर्व, यहाँ हाँ, पेट्रोलियम को सेव करेंगे। यस, पेट्रोलियम को ला करके सेव कर लेंगे हाई अमाउंट में, ठीक है, सो दैट कभी ऐसा संकट आता है, कभी कभार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उस टाइम पे पेट्रोल महंगे कर देते हैं ना ये कंट्रीज। सर अभी भी जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, हाँ, और रूस पे मतलब यूएसए अभी बैन लगाया है सर, हाँ, तो इंडिया भी मतलब सस्ते दाम में मतलब खरीद के रिजर्व कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल। तो ये ऐसी ऐसी तीन तीन छः चार 5 लोकेशंस तो मैंने आपको बता दी, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदूर, और उसके अलावा सेकंड फेज में उड़ीसा और कर्नाटका में। सर मैंगलोर कहाँ लोकेटेड है? मैंगलोर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पदूर भी कर्नाटका में है, और उड़ीसा में एक है चंडी होल, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 बेसिकली पदूर 2 जगह 2 बार आ रहा है, तो पदूर के अंदर ही 2 लोकेशंस हैं। तो टोटल चार लोकेशन है, बट पदूर के अंदर दो लोकेशन है, टोटल 5 जगह हो गई, ठीक है। तो आप ये बस लोकेशन से याद रखना है इनकी, पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसके अलावा अगर हम कंजम्पशन की बात करें कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम किससे होता है इंडिया के अंदर, तो अराउंड यस अराउंड 59%, तो आप 60% याद रख लो, 60% कोल से होता है, और 17% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 12%, नेचुरल गैस से 9%, न्यूक्लियर से 2%, और ऑयल से 1%। तो मैक्सिमम 60% आता है कोल से। सर विंड एनर्जी और ये जो सनलाइट है, ये दोनों रिन्यूएबल में आ जाएगी। अच्छा यस। फिर इंडिया का जो इंपोर्ट है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है? अभी तो ये मेरे पास जो डेटा है ये पुराना है, रिसेंटली डेटा में फेरबदल हुआ है, तो ये मैं आपको इसका रीसेंट डेटा का नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कल की क्लास में, कि इंडिया का पेट्रोलियम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे है, ठीक है। बट ये मैं कुछ कंट्रीज़ बता देता हूँ जहाँ जहाँ से करता है। सऊदी अरेबिया से, इराक से, ईरान से, वेनेजुएला से, नाइजीरिया से, और
तो ये इसका मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट था। सर ये गल्फ कंट्री है ना? हाँ, गल्फ से होता गल्फ है। कंट्रीज, यस। ठीक है, तो मेजर जो हमने ऑयल फील्ड्स पढ़े उसमें फिर से बता देता हूँ। एक दिग्बोई है असम में, नाहरकटिया है वो भी असम में है, उसके अलावा अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर इज़ लोकेटेड समवेयर अराउंड गुजरात, है ना। उसके उसके अलावा एक कलोल है अहमदाबाद में। फिर हमने पढ़ा और आलिया आलिया बेट, आलिया बेट करके जगह है गल्फ ऑफ खंबात में। बस बॉम्बे हाईवे। मुंबई हाई और बसीन, ये दो है। फिर केजी बेसिन है ना। तो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल और पेट्रोल रिजर्व्स। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक, तो रिन्यूएबल वाला कल करते हैं ना। इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पढ़ लेंगे, विंड पढ़ लेंगे, सोलर और जियोलॉजिकल। उसके बाद फिर देखते हैं अगर कल ख़त्म हो पाए तो